हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। माई सेल्फ रंजीत कुमार। स्वागत है सर आप लोगों का आज की क्लास में। तो आइए आज की क्लास देखेंगे सर। आज अपनी लास्ट क्लास है और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बचे हुए हैं उस पर डिस्कशन करेंगे और उनके एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ठीक है, तो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सुधांशु गुड इवनिंग। और कौन कौन है लाइव? गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सबको मेरी तरफ से वेरी गुड इवनिंग। तो आइए सर शुरू करते हैं आज की क्लास एक मोटिवेशनल कोटेशंस के साथ और देखते हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन पर बात करेंगे। तो कहते हैं कि यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। किसी ने पूछा चिड़िया से, कैसे बनाया आशियाना? चिड़िया ने कहा, बार बार उड़ान भरनी पड़ती है, तिनका तिनका जुटाना पड़ता है। तो ऐसे ही हमें डेली मेहनत करना है अपने राइट डायरेक्शन में और उनको एक एक चीज़ों को जोड़ना है, तब तक जोड़ते रहना है जब तक हम इस टारगेट को अचीव ना कर लें। और ये तभी होगा जब आप डेली मेहनत करेंगे। कई लोग ऐसे हैं जो एक दिन 4 घंटा 5 घंटा पढ़ लेते हैं और फिर अगले दिन सोचते हैं कि यार 2 दिन पढ़ा तो है, अब रहने दो, क्या पढ़ना है। तो अगर ऐसा करते हैं तो वो आपके लिए सही नहीं है। आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी है। मतलब अगर 3 घंटे डेली पढ़ रहे हो तो डेली आपको 3 घंटे पढ़ने हैं। अगर 2 घंटा पढ़ रहे हो तो 2 घंटा आपको उसमें कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखनी है। ऐसा नहीं कि किसी दिन बहुत ज़्यादा पढ़ लिया और किसी दिन बिल्कुल पढ़ा ही नहीं। तो अगर ऐसा करेंगे तो वो आपके लिए मुश्किल खड़ा कर देगा। और आप जान लीजिए, अगर आप एक दिन अगर पढ़ाई छोड़ते हैं तो 4 दिन पीछे हो जाते हैं। अगर 4 दिन पीछे छोड़ते हो तो सीधे 1 हफ्ते पीछे हो जाते हो, और 1 हफ्ते छोड़ते हो तो आप सीधे 1 महीना पीछे हो जाते हो। इसलिए कभी भी आपको बीच में स्टडी ब्रेक नहीं करनी है, लगातार आपको लगे ही रहना है। ठीक है, और जब लगे रहेंगे तो 100% सफलता आप प्राप्त करेंगे। और ये जान लेना कि सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, इसलिए कभी शॉर्टकट के चक्कर में नहीं पड़ना है। आपको एकदम पूरी तरह से डिवोटेड होके, डिवोशन, डिटर्मिनेशन और डेडिकेशन, ये 3D जो है इसका कॉन्सेप्ट कभी नहीं भूलना है। और ये 3 अगर चीज़ें अपने दिमाग में तुमने रखी तो आने वाले कमिंग फ्यूचर में कोई भी बंदा तुम्हें रोक नहीं सकता तुम्हें अपने टारगेट अचीव करने से। लेकिन ये तभी संभव है जब आप पूरी तरह से डिवोशन, डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन के साथ काम करें। ठीक है, तो आइए इसी मोटिवेशन के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो अपने एग्जाम में पूछे गए। ठीक है, आइए सुधांशु, क्वेश्चन नंबर 35 आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है, ऑन विच ग्रेट महात्माज नेम नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम? क्या है इसका आंसर? सुधांशु बताइए। उनके नाम पर ही है तो तुमको ज्यादा दिक्कत नहीं हुई इसका आंसर बताने में। ये एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट बना था, गारंटी एक्ट बना था 2005 में। ठीक है, इसमें वर्क फॉर ऑल या राइट टू वर्क था। ठीक है, राइट टू वर्क, काम का अधिकार। और 2005 में एक्ट बना और 2006 में इसको लॉन्च किया गया, इस एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट को। ठीक है, और 2006 में इसको लॉन्च किया गया था और महात्मा गांधी के नाम से इसे लॉन्च किया गया, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी, जिसको हम लोग शॉर्ट में मनरेगा बोलते हैं। सुना होगा आपने। ठीक है, इसको शॉर्ट में मनरेगा कहा जाता है, जिसमें कम से कम 200 डेज का रोजगार फिक्स दिया जाता है गांव में। तो जितने भी गवर्नमेंट स्कीम्स के तहत प्रोग्राम चल रहे हैं उनमें ये एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है 200 डेज का मिनिमम एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, और इसके थ्रू एक एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है जिसमें कम से कम आपको 200 दिन का रोजगार मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो रूरल एरियाज में काफी बड़े पैमाने पर इसके थ्रू एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया गया है इस मनरेगा के थ्रू। तो राइट आंसर इज बी, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द थर्ड एरिया ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट? इकोनॉमिक डेवलपमेंट का थर्ड एरिया क्या है? गिव मी आंसर।
इकोनॉमिक डेवलपमेंट का थर्ड सेक्टर कौन है सुधांशु? आंसर दीजिए। इकोनॉमिक डेवलपमेंट का थर्ड सेक्टर, बिल्कुल राइट आंसर इज ए, सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर इज द थर्ड सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, अब आपको मालूम ही होगा, बताया मैंने, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी या सर्विस सेक्टर। प्राइमरी में एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, उसके बाद एनिमल हस्बेंड्री, सेकेंडरी में इंडस्ट्रीज, इसमें सर्विस, उसके बाद अब ट्रेड, उसके बाद आप देखेंगे इसमें बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब है। ठीक है, तो सर्विस सेक्टर इज रिलेटेड टू थर्ड सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, तो राइट आंसर इज ए। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ दीज एशियाज ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज? एशिया का सबसे ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है, बताइए सुधांशु। राइट आंसर सी। व्हेन वाज एस्टैब्लिश्ड, एस्टैब्लिशमेंट ईयर बताओ इसका। व्हेन वाज एस्टैब्लिश्ड, इंडियाज ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। व्हेन वाज एस्टैब्लिश्ड सुधांशु, गिव मी आंसर। व्हेन वाज एस्टैब्लिश्ड, आंसर दो। एग्जैक्टली 1875 में ये स्टॉक एक्सचेंज एस्टैब्लिश हुआ था, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसको हम BSE बोलते हैं, और ये एशिया का सबसे ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बताए, व्हेन वाज द कोऑपरेटिव मूवमेंट लॉन्च्ड इन इंडिया? गिव मी आंसर। व्हेन वाज द कोऑपरेटिव मूवमेंट लॉन्च्ड इन इंडिया? भारत में कोऑपरेटिव मूवमेंट कब शुरू हुआ? और ओरिजिन ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट कौन सा कंट्री है? गिव मी आंसर। रॉन्ग आंसर सुधांशु। राइट आंसर इज ए, 1904, 1904, और इसका ओरिजिन कंट्री है जर्मनी। जर्मनी से पहली बार कोऑपरेटिव मूवमेंट शुरू हुआ और भारत में 1904 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। बाद में इस मूवमेंट को लीगलाइज किया गवर्नमेंट ने, और फिर इसके थ्रू इनको लीगलाइज करके बैंकों से फाइनेंस करने की और इनको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश करने की परमिशन दी गई 1920s के बाद। ठीक है, तो कोऑपरेटिव मूवमेंट लॉन्च हुआ 1904 में, और जर्मनी जो है वो इसका ओरिजिन कंट्री है। अब ये कोऑपरेटिव का मतलब क्या होता है, तो आप देखेंगे कि आपस में सभी लोग मिलके, जिनके पास भी थोड़ी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है, वो आपस में मिलके उन्होंने कोऑपरेटिव मूवमेंट शुरू किया, जिसमें सोसाइटी के डिफरेंट लोगों को जोड़ के एक फंड रेज करके, और उस फंड के थ्रू जो भी नीडी पर्सन है उनको फंड रेज करना। जैसे आप देखेंगे इंडिया में जो ये मिल्क प्रोडक्शन है वो कोऑपरेटिव फेडरेशन के थ्रू चलता है। इसमें दो मोटिव होता है, एक तो कि जो भी प्रोड्यूसर है उनको एक रीजनेबल अमाउंट मिले, और फिर रीजनेबल अमाउंट पर इसकी सप्लाई मार्केट में प्रॉपर हो सके। जैसे अगर हम मिल्क प्रोडक्शन की बात करें तो जो दूध निकालते हैं उनको उचित कीमत मिले, एक रीजनेबल प्राइस मिले दूध निकालने वालों को, और मार्केट में इजी वे में एक रीजनेबल प्राइस पर इसकी सप्लाई हो, एक ऐसी प्राइस पर जिसमें सब लोग इसको कंज्यूम कर सके। तो कोऑपरेटिव मूवमेंट का मोटिव यही था जब ये मूवमेंट शुरू किया गया, कि जो प्रोड्यूसर है, जो गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, उनको एक अच्छी कीमत मिले गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, और मार्केट में उसको एक रीजनेबल प्राइस पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, सप्लाई की जाए, ताकि सब लोग उसको यूज कर सके। इसमें प्रॉफिट मोटिव नहीं होता है। ठीक है, कोऑपरेटिव जो भी फेडरेशन से रिलेटेड प्रोडक्ट है उनमें प्रॉफिट मोटिव नहीं होता है, वो इजी सप्लाई की बात की जाती है। तो जर्मनी और इटली इसका फाउंडर कंट्री है। इंडिया में 1904 में इसकी शुरुआत की गई थी। तो राइट आंसर इज ए। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, इज द मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ प्रोवाइडिंग नॉन इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस? गिव मी आंसर। मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ प्रोवाइडिंग नॉन इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस, आंसर दीजिए सुधांशु। गिव मी आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर दीजिए सुधांशु। बहुत इजी है, राइट आंसर इज महाजन। ये एक नॉन इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस कंपनी है बॉस। नॉन इंस्टीट्यूशनल का मतलब ऑथराइज नहीं है,
गाँव में आप देखेंगे लैंडलॉर्ड्स और महाजन होते हैं, रिचेस्ट बनिया ग्रुप, उनके पास जिनके पास पैसा है वो जो पुअर लोग हैं उनको पैसा देते हैं, उसके बदले कुछ मॉर्गेज रखते हैं, या तो उनकी ज्वेलरी रखते हैं या फिर उनका लैंड मॉर्गेज रखते हैं। तो ये नॉन इंस्टीट्यूशनल, आप देखेंगे नॉन इंस्टीट्यूशनल एक ऑर्गेनाइजेशन है जो फाइनेंस का काम करता है रूरल एरियाज में। इज दैट क्लियर और नॉट? राइट आंसर इज बी, महाजन। सुधांशु समझ में आया कि नहीं आया? यस और नो में रिप्लाई करो। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, विच सिटी इज द सर्कुलर कैपिटल ऑफ इंडिया? गिव मी आंसर। सर्कुलर कैपिटल ऑफ इंडिया, विच सिटी इज कॉल्ड? एक और एग्जांपल बता देता हूं आपको। फाइनेंशियल कैपिटल कह सकते हैं, कैपिटल ऑफ इंडिया, एग्जैक्टली मुंबई। आप देखेंगे इकोनॉमिक या इकोनॉमिक कैपिटल कह सकते हैं या सर्कुलर कैपिटल कह सकते हैं, दोनों का आंसर मुंबई होगा। आप जानते हैं कि इंडिया का कैपिटल तो राजधानी, जो पॉलिटिकल कैपिटल है वो है दिल्ली, लेकिन अगर हम इकोनॉमिकल कैपिटल की बात करें तो वो है मुंबई। जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के हेडक्वार्टर्स हैं वो सारे के सारे मुंबई में हैं। ठीक है, तो 40 का राइट आंसर ए। अच्छा, यहाँ पर एक और बात ध्यान रखिएगा कि इंडिया के जो ऐसे बिजनेस के जो हेडक्वार्टर्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के जो हेडक्वार्टर्स हैं वो है मुंबई, लेकिन अगर हम वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में बात करें कि वर्ल्ड लेवल के जो फॉरेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं वो कहाँ है, तो क्या आंसर दोगे? मोस्ट ऑफ दी का बताओ सुधांशु, जो मोस्ट ऑफ दी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं वर्ल्ड के वो कहाँ है? वो है जिनेवा, स्विट्जरलैंड। ठीक है, वो आप देखेंगे वॉशिंगटन डीसी को छोड़ दे तो मोस्ट ऑफ दी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के हेडक्वार्टर्स है वो है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। तो अगर कभी नहीं समझ में आए, इस तरह के क्वेश्चन पूछे तो तुक्का कम से कम इस पर लगा सकते हो, ये रिलेवेंट होगा। ठीक है, अगर नहीं पता है तो, वैसे लगाना नहीं है तुक्का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, कोऑपरेटिव प्लानिंग कमिटी वाज फॉर्म्ड अंडर हुज लीडरशिप? कोऑपरेटिव प्लानिंग कमिटी किसके लीडरशिप में स्टैब्लिश की गई थी? बताइए। देखो 1937 में एक कमिटी बनी थी, उसका नाम था भंसाली एंड मेहता कमेटी। ठीक है, बंसाली और मेहता कमेटी थी। इसके बाद आप देखेंगे अगली कमेटी जो बनी वो थी 1946 में। ठीक है, और ये थी आरजी सिरैया कमेटी। आरजी सिरैया कमेटी ने रिकमेंड किया था कि कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो अर्बन कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, उन अर्बन कोऑपरेटिव सोसाइटी को हम फाइनेंशियल, आप देखेंगे उसको राइट्स हमें देने चाहिए, जिसके अंतर्गत प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड अकाउंट्स ओपन करें, सैलरी के अकाउंट ओपन करें, उसके बाद आप देखेंगे कि अदर जो लोन सैंक्शन करें। ठीक है, और अदर जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स है, ड्राफ्ट इशू करने का, ये सारे ट्रांजेक्शन्स कोऑपरेटिव अर्बन कोऑपरेटिव सोसाइटीज के थ्रू होनी चाहिए। ठीक है, बाद में इनके रिकमेंडेशंस को गवर्नमेंट ने माना था और इसको शुरू किया था। तो इन्हीं के लीडरशिप में कोऑपरेटिव प्लानिंग कमेटी बनी थी कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज को कैसे मैनेज किया जाए। तो राइट आंसर इज आरजी सिरैया, और ये कमेटी बनी थी 1946 में। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हु हैज सेड दैट द इंडस्ट्री इज वेयरिंग टेक्सटाइल इन द मॉडर्न वर्ल्ड? किसने कहा था ये वर्ड? किसने कहा था कि इंडस्ट्री इज वियरिंग टेक्सटाइल इन द मॉडर्न वर्ल्ड? गिव मी आंसर। क्वेश्चन नंबर 42। राइट आंसर इज सी, पीगू। ये इकोनॉमिक्स थे, इन्होंने ही कहा था वियरिंग टेक्सटाइल इन द मॉडर्न वर्ल्ड। ये एक कोटेशन है, बस आप ध्यान रखिएगा, कई बार आपने पूछा जाता है, कभी नहीं पूछा जाता है। ठीक है, कुछ आज मैं बुक्स के नाम लिखाऊंगा जो अपने एग्जाम में पूछे गए हैं, और वो बुक्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं अभी लास्ट में लिखवाऊंगा, नोट कर लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉपुलर एज द प्लास्टिक करेंसी? किसको प्लास्टिक करेंसी कहते हैं? गिव मी आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉपुलर एज द प्लास्टिक करेंसी? आंसर बिल्कुल एग्जैक्टली सुधांशु, एटीएम।
एटीएम को प्लास्टिक करेंसी कहेंगे, क्रेडिट कार्ड को प्लास्टिक करेंसी करेंगे, ठीक है। तो करेंसी आप देखेंगे, करेंसी पेपर करेंसी है, ड्राफ्ट भी और चेक भी, ये सारी चीजें पेपर पे बनती है, तो ये प्लास्टिक है। एटीएम और क्रेडिट कार्ड ये प्लास्टिक से बना होता है, इसलिए इसको प्लास्टिक मनी भी कहा जाता है। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द डिमांड फॉर लेबर कॉल्ड? लेबर श्रम की मांग को क्या कहा जाता है? बताइए सर। लेबर डिमांड फॉर लेबर कॉल्ड को क्या कहा जाता है? गिव मी आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर दो सुधांशु। 44 का आंसर, 44 का आंसर है, राइट आंसर इज सी, डेरिव डिमांड। व्युत्पन्न, उल्टा डिमांड बोलते हैं इसको, कि जब डिमांड बढ़ती है तो आप देखेंगे लेबर की डिमांड बढ़ जाती है, जब डिमांड कम होती है तो लेबर की डिमांड कम हो जाती है। तो राइट आंसर इज डेरिव्ड, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ टोटल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन ए कंट्री इज इट्स। गिव मी आंसर। क्वेश्चन नंबर 45, आंसर दो क्वेश्चन नंबर 45 का सुधांशु। 45 का ए, एग्जैक्टली, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्यों? ये कह रहा है वैल्यू ऑफ टोटल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन ए कंट्री इन इट्स, क्या कहते हैं, इन ए फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। मतलब द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन ए फाइनेंशियल ईयर एंड इन ए एंड इट्स ए कंट्रीज बॉर्डर, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सीधे सीधे इसको ध्यान में रखना है, चाहे किस तरह से भी घुमा के पूछे, ठीक है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। द स्टडी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग इज ऑल्टरनेटिवली कॉल्ड द थ्योरी ऑफ। बताइए आंसर क्वेश्चन नंबर 46 का। क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46, डोंट नो। राइट आंसर इज ए होगा सुधांशु। इसका फ्रिक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। फ्रिक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब कि आप देखेंगे कि स्टडी फॉर फैक्टर्स प्राइसिंग इज अल्टरनेटिवली कॉल। भाई प्राइस अगर आप देखेंगे कभी ज्यादा होती है कभी कम होती है, तो उसके अकॉर्डिंग डिमांड में भी चेंजेस आते हैं। तो अगर प्राइस में फ्रिक्शन होता है तो डिमांड में भी फ्रिक्शन होता है, और प्राइस और डिमांड के फ्रिक्शन के अकॉर्डिंग ही आप देखेंगे सप्लाई होती है। तो राइट आंसर इज फ्रिक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर प्राइस में चेंजेस होते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप डिमांड में भी चेंजेस होते हैं, ठीक है। चलिए, तो राइट आंसर इज फ्रिक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट टैक्स? गिव मी आंसर। इनमें से कौन डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल नहीं है? क्वेश्चन नंबर 47, गिव मी आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट टैक्स? डायरेक्ट टैक्स से एग्जांपल कौन नहीं है? सुधांशु आंसर दीजिए, गिव मी आंसर। डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल, डू यू नो अबाउट दैट? 47 का डी बता रहे हैं। एग्जैक्टली, राइट आंसर इज डी। बाय इनकम टैक्स, आपकी जो इनकम है उस पर आप टैक्स पे करते हो। प्रॉपर्टी टैक्स, कोई भी प्रॉपर्टी सेल और परचेज करते हैं तो स्टैंप ड्यूटी के रूप में आप पे करते हैं डायरेक्ट। गिफ्ट टैक्स, अगर आपकी गिफ्ट 20 लाख रुपए से ज्यादा है तो उस पर टैक्स लगता है, वो भी डायरेक्ट होता है, ठीक है। लेकिन जो सेल्स टैक्स है ये डायरेक्ट नहीं होता है। ये जो सेलर होता है वो अगर एक फिक्स अमाउंट से ज्यादा सेल करता है तो उसको गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ता है, तो ये इनडायरेक्ट टैक्स होता है। तो राइट आंसर इज सेल्स टैक्स, ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, व्हेन द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी फॉल्स वी कैन एक्सपेक्ट। अगर किसी गुड्स की प्राइस, कमोडिटी की प्राइस गिर जाती है तो क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि क्या होगा? बताइए, गिव मी आंसर। 48, एग्जैक्टली सुधांशु। When the price of a commodity falls, we can expect exactly the demand for its increase. जब उसकी प्राइस ऑफ कमोडिटी फॉल्ट हो जाती है तो फिर हम उसको इंक्रीज होने की डिमांड करते हैं कि वो इंक्रीज हो, तभी बेनिफिट होगा, प्रॉफिट होगा।
और वो गुड्स की सप्लाई बढ़ेगी, ठीक है। तो कोई भी एक्सपेक्ट करता है कि प्राइस अगर किसी वस्तु की प्राइस अगर फॉल हो गई है तो वो डिमांड इंक्रीज हो, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, विच इंडियन स्टेट हैज द लार्जेस्ट लीस्ट लिटरेसी रेट? गिव मी आंसर। लीस्ट लिटरेसी रेट, लिस्ट भी बताना है और आपको लार्जेस्ट भी बताना है, मैक्सिमम लिटरेसी रेट भी और मैक्सिमम लिटरेसी रेट, मैक्सिमम एग्जैक्टली मैक्सिमम है केरला और मिनिमम है, ये लिस्ट है बिहार। सबसे कम परसेंटेज बताओ, 40 कितना परसेंट है परसेंटेज सुधांशु? एग्जैक्टली 61.84, ठीक है 80, ये है परसेंटेज बिहार का लिटरेसी रेट। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, इफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिड्यूस द कैश रिजर्व रेशियो इट विल। अगर आरबीआई कैश रिजर्व रेशियो को रिड्यूस करती है, सीआरआर को, इसको शॉर्ट में हम सीआरआर बोलते हैं, तो फिर क्या इफेक्ट होगा इसका? 50, क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर, गिव मी आंसर 50। देखो, अगर सीआरआर एसएलआर इन दोनों को अगर रिड्यूस करती है तो दोनों का बेनिफिट होगा, इंक्रीज क्रेडिट क्रिएशन। कैसे? तो सीआरआर को कम करने से क्या होगा, बैंक के पास ज्यादा लिक्विडिटी होगी, जब ज्यादा लिक्विडिटी होगी तो ज्यादा मार्केट में आप देखेंगे क्रेडिट शो करेगा, क्रेडिट देगा। ऐसे ही एसएलआर का अगर परसेंटेज कम होगा तो बैंक के पास ज्यादा लिक्विडिटी होगी तो ज्यादा मार्केट में मनी की फ्लोटिंग करेगा, ठीक है। तो अगर इन दोनों का रेशियो कम होता है तो उस कंडीशन में मार्केट में मनी की फ्लोटिंग बढ़ेगी, मतलब ज्यादा बैंक क्रेडिट करेगी मार्केट में। इज दैट क्लियर? तो राइट आंसर इज ए। डिक्रीज क्रेडिट, डिक्रीज तो होगा नहीं क्योंकि इसका रेशियो कम होगा तो बैंक के पास ज्यादा लिक्विडिटी होगी। हैव नो इम्पैक्ट, इम्पैक्ट तो होना है, हैव नो डिफाइंड का इम्पैक्ट, तो डिफाइन तो कर ही सकते हैं भाई। अगर आप एक फिक्स रेशियो से कम अगर आरबीआई या खुद के पास रिजर्व रखोगे तो जो लिक्विडिटी होगी उसका बैंक बिजनेस करेगी, और बिजनेस करेगी तो ऑब्वियसली लिक्विडिटी बढ़ेगी, तो इंक्रीज होता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, इन ए कट मोशन when the amount of demand is reduced by ₹100 it is known as, क्या कहेंगे इसको? ये इट्स ए टर्म ऑफ बजट, ये बजट का टर्म है। तो इसमें इस बजट के टर्म में अगर आप 100 रुपीज उस बजट में से आप कम करते हो, रिड्यूस करते हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इट्स ए टर्म ऑफ बजट, ठीक है। तो क्या बोलेंगे इसको, बताओ? डू यू नो अबाउट दैट? 51 एग्जैक्टली सही है सुधांशु, तुमने अगर तुक्का भी लगाया वो भी सही है। राइट आंसर डी ही होगा। टोकन कट बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, डिसअप्रूवल ऑफ पॉलिसी कट, डिसअप्रूवल ऑफ पॉलिसी कट नहीं बोलते हैं उसको, सीधे या तो रिजेक्ट कर देते हैं या फिर अप्रूव कर देते हैं। इकोनॉमी कट ये भी नहीं बोलते हैं। वोट ऑन अकाउंट, ये वोट ऑन अकाउंट अगर आप अप्रूव कर रहे हो, जैसे बजट पर डिस्कशन होता है उसको वोट करते हैं तो उसको वोट ऑन अकाउंट बोलते हैं। या अगर कंटीजेंसी फंड के लिए अगर अप्रूवल होता है तो वोट ऑन अकाउंट बोलते हैं। टोकन कट का मतलब होता है कि मान लीजिए गवर्नमेंट ने कोई अमाउंट रखा सैंक्शन के लिए और उसमें से कोई और डिडक्शन रखे, एक मामूली सा एक मिनिमम अमाउंट उसमें से डिडक्ट किया गया, उसको कम किया गया, तो उसको हम टोकन कट बोलते हैं। तो राइट आंसर इज टोकन कट। ऐसे ही कई सारे टर्म्स यूज किए जाते हैं, आप देखेंगे इकोनॉमी में। जैसे एक होता है नो कॉन्फिडेंस मोशन, ठीक है। उसके बाद होता है, उसके बाद स्टार क्वेश्चन, उसके बाद बोलता है अन स्टार क्वेश्चंस, उसके बाद होता है क्वेश्चन आवर, उसके बाद क्वेश्चन आवर के बाद बोलते हैं जीरो आवर, ठीक है, ठीक है। उसके बाद हाफ एन आवर डिस्कशन,
ठीक है, ये कई सारे टर्म्स होते हैं, तो इन्हीं में टर्म्स है. डू यू नो अबाउट दैट सुधांशु? नो कॉन्फिडेंस मोशन, स्टार क्वेश्चन, अनस्टार क्वेश्चन, क्वेश्चन आवर, 0 आवर, हाफ एन आवर डिस्कशन. डू यू नो अबाउट दैट? नो. ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है, कई बार एग्जाम में पूछे गए. मैं बताऊं या छोड़ दूं? बताऊं या छोड़ दूं सुधांशु? बता दो. ठीक है, देखिए, नो कॉन्फिडेंस मोशन का मतलब क्या होता है? इट्स ए टर्म ऑफ टाइम है, एग्जैक्टली टाइम है. नो कॉन्फिडेंस मोशन का मतलब होता है कि मान लीजिए अगर जो भी मेजोरिटी पार्टी है, जो रूलिंग पार्टी है, बाय द वे अगर उसके 5 इयर्स के टर्म में, अगर 5 इयर्स के टर्म में अगर वो पार्टी अपनी मेजोरिटी लूज कर देती है, तो उस कंडीशन में लूज कर देती है और कॉन्फिडेंस शो नहीं कर, मतलब बताती नहीं है पार्लियामेंट में, तो अपोजिशन वाली पार्टी को अगर जब पता चलता है कि पार्टी के पास मेजोरिटी नहीं है फिर भी ये रूल कर रहे हैं, तो वो पार्लियामेंट में, लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन लाती है और रूलिंग पार्टी को कहती है कि आप अपना कॉन्फिडेंस शो करो, मतलब कि आपके पास एब्सोल्यूट मेजोरिटी है. अगर वो कॉन्फिडेंस शो कर देते हैं, मतलब एक आंकड़ा बता देते हैं कि हाँ हमारे पास 230, 250 या 280 है, मतलब जो मिनिमम मेजोरिटी चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं. अगर नहीं शो कर पाते तो नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होता है और वो गवर्नमेंट डिसॉल्व हो जाती है, तो इसको हम नो कॉन्फिडेंस मोशन बोलते हैं. स्टार क्वेश्चन का मतलब होता है कि जो भी बिल पर डिस्कशन होता है उसमें आप हाईलाइट करके आते हैं और उस क्वेश्चंस का आंसर मांगते हैं वर्बली, उस वर्बली पार्लियामेंट के असेंबली में कि ये क्वेश्चन है, इसका आंसर मुझे वर्बली दिया जाए, उसको स्टार क्वेश्चन हाईलाइट करके पूछते हैं. अनस्टार क्वेश्चन का मतलब आप उस क्वेश्चन का आंसर रिटन मांगते हैं, आप पार्लियामेंट में नहीं, बाद में आप दे सकते हैं, लेकिन रिटन लिया जाता है. क्वेश्चन आवर का मतलब 11 से 12 बजे का टाइम होता है. इस टाइम पीरियड में बिल से रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन आप अपोजिशन का बंदा या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रूलिंग पार्टी से पूछ सकता है, जो भी बिल इंट्रोड्यूस किया है जिन्होंने भी, उसको हम क्वेश्चन आवर बोलते हैं. 11 से 12 बजे का 0 आवर होता है 12 से 1 बजे तक का टर्म. इसके बारे में पार्लियामेंट में मेंशन नहीं है टर्म. ये टर्म जो पेपर और मीडिया के द्वारा ज्यादा हाईलाइट किया गया. इस दौरान जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जिसको हम रोक नहीं सकते, उस पर डिस्कशन करते हैं और उस पर तुरंत एक्शन की डिमांड करते हैं. ठीक है, उसके बाद हाफ एन आवर डिस्कशन. किसी बिल पर ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका है, फिर भी उसके बाद कुछ क्वेरीज हैं उनकी, ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग इस पर सवाल पूछने की, क्वेश्चन पूछने की परमिशन है. इसके लिए लोकसभा में मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को 3 दिन लास्ट आवर में 5 to 5:30 में स्पीकर से परमिशन लेके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मतलब उसका आंसर मांग सकते हैं. और राज्यसभा में किसी भी दिन मंडे टू सैटरडे 5 to 5:30 के बीच चेयरमैन से परमिशन लेके आप क्वेश्चन पूछ सकते हो. ठीक है, इसको बोलते हैं हाफ एन आवर डिस्कशन. इज दैट क्लियर? समझ में आ गई बात? ओके, चलिए, तो ये कुछ अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ. शॉर्ट टर्म फाइनेंस इज यूजुअली फॉर ए पीरियड ऑफ रैंकिंग अप टू. शॉर्ट टर्म टाइम पीरियड कितने मंथ्स का होता है? गिव मी आंसर. शॉर्ट टर्म टाइम पीरियड कितने मंथ्स का होता है? आंसर दो. शॉर्ट टर्म टाइम पीरियड, राइट आंसर इज सी. शॉर्ट टर्म टाइम पीरियड 12 महीने का होता है. ठीक है, 5 to 12 मंथ्स, ये शॉर्ट टर्म पीरियड बोलते हैं. और अगर लॉन्ग टर्म की बात जाए तो 1 ईयर से ज्यादा, 1 ईयर से लेकर 30 साल तक, ये जो इसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म पीरियड. ठीक है, तो शॉर्ट टर्म आपको मालूम होगा ना कि जैसे रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में मालूम होगा कि जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो आरबीआई से नहीं, आरबीआई कमर्शियल बैंकों से क्या करती है? रेपो रेट में आरबीआई, कमर्शियल बैंक आरबीआई से शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए लोन लेते हैं. ठीक है, शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए, तो उसको हम बोलते हैं रेपो रेट. मतलब कमर्शियल बैंक शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए जिस इंटरेस्ट रेट पर आरबीआई से लोन लेते हैं उसको हम रेपो रेट बोलते हैं. ठीक है, तो ये शॉर्ट टर्म पीरियड 12 मंथ्स का होता है. उसके बाद उसके ऊपर जो पीरियड होते हैं वो लॉन्ग टर्म्स में काउंट होता है. तो राइट आंसर इज सी. बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53. क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है, इफ द आरबीआई अडॉप्ट्स एन एक्सपेंस्ड ओपन मार्केट ऑपरेशन पॉलिसी, दिस मीन्स इट विल, दैट विल, इट विल. बताइए क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर. गिव मी आंसर. सुधांशु, क्वेश्चन नंबर 53.
डू नो, नहीं पता है। राइट आंसर इज सी, ऑफर कमर्शियल बैंक्स मोर क्रेडिट इन द ओपन मार्केट। कि भाई आरबीआई अडॉप्ट्स एंड एक्सपेंडिस्ट ओपन मार्केट ऑपरेशंस पॉलिसी। ओपन मार्केट ऑपरेशन पॉलिसी का मतलब ये है कि कमर्शियल बैंक जो है वो ओपन मार्केट में जितनी लिक्विडिटी कर सकते हैं करें, क्योंकि आप जानते हैं कि बैंक्स जो है, बैंक काम कैसे करती है। तो बैंक काम करती है बॉस, यहां पर आप देखेंगे कि डिपॉजिट और ये है आपका डेब्ट लोन। डिपॉजिट में करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, रेकरिंग डिपॉजिट और फिक्स डिपॉजिट, ठीक है। इन अकाउंट से जो फंड आता है बैंक के पास, इन्हीं फंड को वो डिफरेंट लोन्स के रूप में, पर्सनल लोन, व्हीकल लोन, होम लोन, ठीक है, उसके बाद टूरिज्म लोन, एजुकेशन लोन, इसके थ्रू मार्केट में इनको फ्लोट करती है, ठीक है, ओपन मार्केट में। और फ्लोट का इससे जो इंटरेस्ट मिलता है उससे इनको इंटरेस्ट देती है, और साथ में बैंक का जो दूसरे एक्सपेंसेस है उनको ओपन करती है। तो आरबीआई के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग आप ये जो जितने भी ये आप लोन सैंक्शन करने वाले, इसको ओपन मार्केट ऑपरेशन जितना ज्यादा करेंगे उससे ज्यादा बैंकों को प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो राइट आंसर इज सी, ऑफर कमर्शियल बैंक्स मोर क्रेडिट इन द ओपन मार्केट। मोर क्रेडिट करें ओपन मार्केट में ताकि आप अधिक से अधिक प्रॉफिट अर्न कर सके। क्लियर? गुड इवनिंग रजनीश। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। गिव मी आंसर क्वेश्चन नंबर 54। सब्सिडीज मीन्स दैट, सब्सिडी का मतलब क्या होता है? गुड इवनिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब्सिडी? हिंदी में अनुदान बोलते हैं, लेकिन यहां पर जो सब्सिडी का मतलब पूछा है उसका मतलब क्या होता है बताइए। 54 का डी बताया है आपने सुधांशु। रजनीश तुम बताओ। पेमेंट बाय गुड्स बाय द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। पेमेंट नहीं करती है ये किस चीज के? गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन पर। रॉन्ग है, ठीक है। सब्सिडी, इसको हम हिंदी में अनुदान बोलते हैं, ठीक है। जैसे आप देखेंगे गैस सिलेंडर पर सब्सिडी मिलती है अपन को, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर सब्सिडी देती है सर, ठीक है। तो क्या इनको खरीद के सरकार हमें बेचती है? नहीं, रॉन्ग। पेमेंट मेड बाय बिजनेस एंटरप्राइजेस टू फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन, ये भी नहीं है, एंटरप्राइजेस को तो देती ही नहीं है। पेमेंट बाय कंपनीज टू शेयर होल्डर्स, कंपनी के शेयर होल्डर से कोई मतलब ही नहीं है सब्सिडी का। पेमेंट मेड बाय द गवर्नमेंट टू बिजनेस एंटरप्राइजेस विदाउट बाइंग एनी गुड्स एंड सर्विसेज, बिल्कुल भाई। अब मैंने कहा कि पेट्रोल पे सब्सिडी देती है, गैस सिलेंडर पे सब्सिडी देती है, तो इसका मतलब क्या है? बिना खरीदे एक प्राइस प्रोवाइड करती है जिससे उसकी प्राइस को कम कर सके। जैसे मान लीजिए पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, अब क्योंकि ये इंटरनेशनल मार्केट में ओपन मार्केट है और कई सारी कंपनियां हमारे देश में जैसे बीपीसीएल है, एचपीसीएल है, इंडियन ऑयल है, ये पेट्रोल आप देखेंगे खरीदती हैं और मार्केट में इनको बेचती हैं। अब मान लीजिए इंटरनेशनल मार्केट में जो क्रूड ऑयल की प्राइस है, कच्चे तेल की कीमत वो बढ़ गई, ठीक है, तो ये भी प्राइस हाइक करेंगे क्योंकि ओपन मार्केट है। तो उस कंडीशन में जो कोई से इसेंशियल गुड्स है जैसे पेट्रोल डीजल है, हर आदमी यूज करता है, तो ऐसे इसेंशियल गुड्स की अगर प्राइस बहुत ज्यादा हाइक हो जाती है तो हर जितने भी गुड्स है उनकी प्राइस बढ़ जाएगी, सारी चीजें महंगी हो जाएंगी, ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाएगा। तो ऐसे इसेंशियल गुड जिसका हर आदमी कॉमन मैन भी यूज करता है, तो ऐसे इसेंशियल गुड्स की प्राइस को स्टेबल करने के लिए जितनी प्राइस बढ़ी है उसका एक अमाउंट बिना खरीदे उनको सब्सिडी के रूप में गवर्नमेंट दे देती है, जिससे उसकी प्राइस स्टेबल रहे और आम आदमी के ऊपर उसका बर्डन न आए। समझ में आ रही बात? तो गवर्नमेंट आप देखेंगे बिजनेस एंटरप्राइजेस को ये पेमेंट करती है विदाउट बाइंग एनी, कोई चीज वो खरीदती नहीं है, सिर्फ उनको ये पेमेंट करती है कि आप ये प्राइस हाइक मत करो, इस प्राइस पर इसको, इस कांस्टेंट प्राइस पर मार्केट में इसको आप बेचो। तो वो गुड्स एंड सर्विसेज खरीदती नहीं है, बल्कि प्राइस को और उसकी वैल्यू को कंट्रोल करने के लिए, ताकि उसका इफेक्ट हमारे देश पर और लोगों पर ना पड़े, इसके लिए वो सब्सिडी देती है। इज दैट क्लियर और नॉट? अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ओके, चलिए बढ़ते हैं
अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, गिव मी आंसर, क्वेश्चन नंबर 55। विच 3 इंडिकेटर्स आर यूज्ड इन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? एसडीआई में कौन कौन से 3 फैक्टर्स यूज होते हैं? आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर दीजिए। कौन कौन से 3 फैक्टर्स यूज होते हैं? कौन कौन से 3 फैक्टर्स यूज होते हैं? सीधा सा है, आपको बताया भी था। क्या है आंसर इसका? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है, जीवन स्तर। दूसरा एजुकेशन। तीसरा लाइफ एक्सपेक्टेंसी। इस आप देखेंगे इसकी जगह पर कैपिटा इनकम भी हो सकता था स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की जगह, क्योंकि पर कैपिटा इनकम होगी तभी आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छी होगी, ठीक है। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कह लो या पीसीआई, पर कैपिटा इनकम कह लो। एजुकेशन और लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब एक व्यक्ति के जीवित रहने की आयु कितने साल तक जिंदा रहता है, ठीक है। तो कौन सा है? 1, 2, 3। कंडीशन ऑफ एनवायरमेंट, इन्वायरमेंट कंडीशन इसमें अप्लाई नहीं होता। एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कंडीशन ऑफ एनवायरमेंट नहीं होता है, ठीक है। तो राइट आंसर इज बी, ओनली 1, 2, 3। क्लियर हुआ? अरे हुआ कि नहीं क्लियर यहां तक? चलिए, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज के। अब मैंने उस दिन जो तुम लोगों को कहा था वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का वो बताने के लिए, उसको मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं, ठीक है। और कुछ डेफिसिट है उसका आपको मैं लिखवा दूंगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। क्लियर? चलिए, एक मिनट। पहले तो यूटिलिटी को डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है, और फिर इन दोनों को डिफाइन करेंगे। Expected satisfaction that a consumer ये है यूटिलिटी का डेफिनेशन। एक्सपेक्टेड सेटिस्फेक्शन दैट ए पर्सन गेट्स ऑन कंजम्पशन ऑफ ए पर्टिकुलर कमोडिटी ऑन विच ही माइट बी स्पेंडिंग सम मनी। ये यूटिलिटी का मतलब होता है कि एक पर्सन किसी भी गुड्स को जब कंज्यूम करता है तो उससे उसको कितनी एक्सपेक्टेड सेटिस्फेक्शन मिलती है, दैट इज कॉल्ड यूटिलिटी, ठीक है। इसको यूटिलिटी बोलते हैं। अब यूटिलिटी 3 टाइप्स की होती है, मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी और एवरेज यूटिलिटी। अब यहां पर जो अपने एग्जाम में पूछा है वो मार्जिनल और टोटल यूटिलिटी में डिफरेंस पूछा है।
तो उसका एक चार्ट बनाऊंगा, पहले तो वो बता दूं मार्जिनल और टोटल यूटिलिटी क्या है, और फिर उसके बाद चार्ट बना के आपको समझाऊंगा, और जो दोनों के बीच डिफरेंसेस है वो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये हो गया आपका यूटिलिटी। बढ़ते हैं अब हम बात करते हैं यहां पर टोटल यूटिलिटी की, कि टोटल यूटिलिटी का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो टोटल यूटिलिटी कह रहा है कि टोटल यूटिलिटी रेफर्स टू द टोटल सेटिस्फैक्शन, total satisfaction that a person gets from consumption, that a person gets from consumption of various goods of commodity। ठीक है, क्या कह रहा है जी, टोटल यूटिलिटी रेफर्स टू द टोटल सेटिस्फैक्शन दैट ए पर्सन गेट्स फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ वेरियस गुड्स, डिफरेंट वेरियस गुड्स के कंजम्पशन से जो टोटल सेटिस्फैक्शन मिला, दैट इज कॉल्ड टोटल यूटिलिटी। जैसे आपने 1 2 3 4 5 5 रोटियां खाई, तो पांचों से जो टोटल सेटिस्फैक्शन मिला आपको, दैट इज कॉल्ड टोटल यूटिलिटी। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले पर। अब ये मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है। ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी, marginal utility refers to the incremental utility increase in the total utility by consumption of one more unit of commodity। यहां देखिएगा, ये कह रहा है मार्जिनल यूटिलिटी रेफर्स टू द इंक्रीमेंटल यूटिलिटी इंक्रीज इन द टोटल यूटिलिटी बाय कंजम्पशन ऑफ वन मोर यूनिट्स। हर एक यूनिट के कंजम्पशन से जो आपको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, जैसे मैंने एक रोटी खाई 20% सेटिस्फैक्शन मिला, दूसरी खाई 40% मिला, अब पहली के बराबर नहीं है भूख, जितना पहले था उतना अब नहीं है, तीसरी खाई 60%, दूसरी के बराबर नहीं है, चौथी खाई 80%, अब तीसरी के बराबर भूख नहीं, और पांचवी खाने के बाद। तो यहां पर हर एक यूनिट के कंजम्पशन से जो सेटिस्फैक्शन मिला, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी। इज दैट क्लियर? समझ में आया कि नहीं? यूटिलिटी कह रहा है कि किसी भी गुड्स के, वेरियस गुड्स के कंजम्पशन से जो आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है, उसको हम यूटिलिटी बोलते हैं। टोटल यूटिलिटी का मतलब होता है कि एक से अधिक गुड्स के, टोटल गुड्स के कंजम्पशन से जो हमें सेटिस्फैक्शन मिले था उसको टोटल, और इसमें कह रहे हैं कि हर एक गुड्स के, एक्स्ट्रा गुड्स के कंजम्पशन से जो हमें सेटिस्फैक्शन मिलता है उसको हम बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। अब इसके जो डिफरेंसेस पूछे हैं वो अब देखते हैं हम अपन इसका चार्ट। ठीक है, इसका चार्ट देखते हैं जिससे हमें समझ में आ जाएगा। ये हो गया यूनिट ऑफ ब्रेड्स एक, दूसरा हो गया TU, इसको बोलते हैं टोटल यूटिलिटी, और ये हो गया MU, इसको बोलते हैं
मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, तो ये हो गया टोटल यूटिलिटी, ये हो गया मार्जिनल यूटिलिटी। अब आइए हम लोग देखते हैं कि इसमें इनमें डिफरेंसेस क्या है। ठीक है, इसका चार्ट देखते हैं। 1 2 3 4 5, ये 5 रोटियां हो गई अपनी, फिक्स कर लो। ठीक है, अब आइए हम देखते हैं टोटल और मार्जिनल यूटिलिटी में। एक काम करते हैं, इसको हम MU कर लेते हैं और इसको TU कर लेते हैं। ये हो गया TU और ये हो गया MU। ठीक है, टोटल यूटिलिटी और मार्जिन, अरे नहीं, पहले ही सही था, टोटल बाद यहाँ होगा ना, मार्जिनल तो घटता जाएगा और टोटल बढ़ता जाएगा। ठीक है, चलिए अब 1 यूनिट्स ब्रेड की बात करते हैं। देखिए, ये यूनिट ऑफ ब्रेड हो गया, ये हो गया मार्जिनल यूटिलिटी और ये हो गया टोटल यूटिलिटी। ठीक है, अब आप देखेंगे फर्स्ट ब्रेड आपने यूज किया, मार्जिनल यूटिलिटी 20 है, टोटल यूटिलिटी भी 20 है। सेकेंड रोटी आपने कंज्यूम की, अब मार्जिनल यूटिलिटी कम हो गई। ठीक है, तो मार्जिनल यूटिलिटी टोटल यूटिलिटी कैसे निकालते हैं जी? तो ये सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, मतलब ये 2 रोटी कंज्यूम करने के बाद आपको कितना सेटिस्फेक्शन मिला टोटल, तो 15 और 20 35। फिर ये 15 से और मार्जिनल यूटिलिटी कम हुआ, 10 हुआ, तो अब कितना हो गया, 35 और 10 45 टोटल यूटिलिटी। फिर 45, फिर मार्जिनल यूटिलिटी कम हुआ 5 इसमें, तो 45 और 5 50। फिर उसके बाद भी अगर आप कंजम्पशन जारी रखते हैं तो 0 होता है, और उसके बाद भी कंजम्पशन अगर आप जारी रखते हैं तो वो निगेटिव होता है। अब एग्जाम्पल समझिए इसका। मान लीजिए कि 5 रोटी खा के आपका पेट भरता है, आपको कंप्लीट सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो पहली रोटी आपने खाई तो आपको 20% सेटिस्फेक्शन मिला, मार्जिनल यूटिलिटी 20, टोटल यूटिलिटी भी 20 है। दूसरी रोटी खाई तो अब दूसरी रोटी जब आप यूज कंज्यूम करेंगे तो अब पहले के बराबर सेटिस्फेक्शन आपका कम होगा ना जी, मतलब अब जितनी पहले भूख थी उतनी अब नहीं है, तो वो कम होगी। तो हर एक यूनिट के कंजम्पशन से सेटिस्फेक्शन तो मिल रहा है, लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी में क्या होता है कि वो कम होता जाता है आपका सेटिस्फेक्शन लेवल। ठीक है, तो ये सेटिस्फेक्शन लेवल कम हो रहा है, तो ये कम हो रहा है। और टोटल यूटिलिटी में जो दोनों, जब मार्जिनल यूटिलिटी को एक से दूसरे के बीच गैप कितना है, दोनों को जोड़ देते हैं तो वो बनता है टोटल यूटिलिटी। क्लियर हुआ यहां? अरे क्लियर हुआ कि नहीं? यस और नो? ठीक है, तो यहां पर सीधे सीधे कहता है कि टोटल यूटिलिटी मींस ए सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, मतलब मार्जिनल यूटिलिटी का सम जो होता है, कुल होता है, वो होता है टोटल यूटिलिटी। ठीक है, क्लियर हुआ? अब यहां पर जो तुम्हारे एग्जाम में पूछे गए, इस डायग्राम के थ्रू इसको थोड़ा सा आप समझिएगा, जो मैं वर्ड्स अभी बोलने जा रहा हूं आपको। ठीक है, कि एग्जाम में क्या पूछा है। तो यहां पर क्वेश्चन पूछा है कि जब टोटल यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी मैक्सिमम होगा तो टोटल यूटिलिटी क्या होगा? बताओ आंसर, बताओ आंसर जी, बताइए कि जब मार्जिनल यूटिलिटी मैक्सिमम होगा, सॉरी ये मैक्सिमम होगा तो टोटल यूटिलिटी क्या हो? जब मार्जिनल यूटिलिटी मिनिमम होगा तो टोटल यूटिलिटी क्या होगा? और जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होगा तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगा? बताओ।
जब मार्जिनल यूटिलिटी मैक्सिमम होगा तो टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम, जब मार्जिनल यूटिलिटी मिनिमम होगा तो टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम। क्लियर? अब मैं जो वर्ड्स बोलने जा रहा हूं उस पर आप ध्यान दीजिएगा। जो पहला वर्ड है इसको मैं अगले स्लाइड में लिखता हूं, ध्यान रखना। पहला पॉइंट जो हमें इसमें लिखना है वो ये है कि TU इज इक्वल टू ए सम ऑफ MU। पहला ध्यान रखना इसका। दूसरा पॉइंट कह रहा है TU इंक्रीज सो लॉन्ग, TU इंक्रीज so long as MU is positive, as MU is positive। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट ध्यान रखेंगे आप, TU मैक्सिमम MU 0, TU मैक्सिमम MU 0। ठीक है। चौथा पॉइंट कह रहा है कि TU इज डिमिनिशिंग, MU गोज निगेटिव, TU डिमिनिशिंग, MU गोज निगेटिव। ठीक है। पांचवा पॉइंट, व्हेन MU ठीक है, ये पॉइंट्स। अब इन पॉइंट्स को समझो। TU इज इक्वल टू सम ऑफ MU, TU इज इक्वल टू इसका सम MU है कि नहीं है? हाँ या ना बोलो। MU का सम TU है। ओके चलिए अब देखिए दूसरा कह रहा है TU इंक्रीजिंग सो लॉन्ग एज MU इज पॉजिटिव। अब देखो TU इंक्रीजेज सो लॉन्ग MU पॉजिटिव। जब ये TU बढ़ता जा रहा है तो ये पॉजिटिवली आगे बढ़ रहा है, एक एक गुड्स का कंजम्पशन कर रहे हैं आप, पॉजिटिवली आगे बढ़ रहा है, यहां तक पॉजिटिवली आगे बढ़ रहा है ना जी। अच्छा दूसरा हो गया। तीसरा कह रहा है TU मैक्सिमम MU 0, TU मैक्सिमम है TU ये मैक्सिमम है, MU 0 है। ओके चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। कह रहा है TU डिमिनिशिंग, MU गोज निगेटिव। अब देखिए यहां पर TU डिमिनिशिंग हो रहा है, 50 से 45 हो गया तो MU निगेटिव हुआ। एग्जाम्पल बता देता हूं इसका। मान लो तुमको भूख है 5 रोटी की, 5 रोटी तक तुम खाते रहे, 1 2 3 4 5 के बाद आपका सेटिस्फेक्शन लेवल पूरा हो गया। ठीक है। 5 के बाद अब आपके घर में मम्मी है, मम्मी एक और रोटी ज्यादा लेके आ गई, छठी रोटी, और उन्होंने कहा कि आज मैं देखती हूँ कि तुम मेरे लिए रोटी खाते हो कि नहीं। जब से तुम्हारी शादी हुई है वाइफ के साथ खाते हो, पहले मेरे साथ खाते थे, अब वाइफ के साथ खाते हो, आज तुमको मेरे लिए एक रोटी खाना पड़ेगा। तो मम्मी ने 5 रोटी के बाद छठी रोटी खिला दी। ठीक है। तो ये 5 रोटी पे तो तुम्हारा सेटिस्फेक्शन लेवल मैक्सिमम है और यहाँ पर आपका टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है और आपका सेटिस्फेक्शन लेवल भी अब खत्म है। छठी रोटी जो आपने खाई तो आपका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो 0 है, मतलब उससे आपको कुछ नहीं हुआ, ऑलरेडी आपका पेट भर चुका है, खाने के बाद आपको कुछ नहीं हुआ। तो ये TU भी सेम ही होगा, जब सेटिस्फेक्शन लेवल आपका 0 है तो TU भी उतना ही होगा। लेकिन पत्नी पीछे से देख रही थी और वो घर पे आ गई मम्मी की एक रोटी खाने के बाद, और उसने कहा कि आज मम्मी के हाथ से तुमने एक रोटी खाई है, मैं देती हूँ तो गुस्सा कर जाते हो कि एक रोटी नहीं खाऊंगा, 5 ही खाता हूँ, आज मैं देखता हूँ कि तुम मेरे लिए एक रोटी खाते हो, नहीं खाए तो देखो घर में कैसे त्रिकांड मचाती हूँ। अब तुम धर्म संकट में पड़ गए कि यार वाइफ के कहा अगर नहीं खाया तो मुश्किल हो जाएगा, तो तुमने एक नेक्स्ट रोटी भी कंज्यूम कर ली। अब जब कंज्यूम की तो भाई साहब वो तो निगेटिव हो गया ना, 5 रोटी ऑलरेडी खा ली थी, पेट भरा हुआ था, छठी एक और खा ली तो उसमें कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन छठी के बाद जब 7वीं खाएंगे तो नुकसान तो होगा ना, वोमिटिंग होगा। तो यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन लेवल पूरा हो गया। एक और अगर एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करता है तो सेटिस्फेक्शन लेवल 0 होता है, लेकिन अगर एक और यूनिट उससे भी ज्यादा एक और यूनिट कंज्यूम करता है तो वो निगेटिव हो जाता है। तो यहां पर आप देखेंगे कि ये डिमिनिशिंग होता है तो MU इज निगेटिव। क्लियर हुआ? अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस और नो?
क्लियर हो गया जी? ये है। तो ये जो 5 पॉइंट्स मैंने आपके लिखे हैं, इन 5 पॉइंट्स को अपने को ध्यान में रखना है। यही एग्जाम में पूछा है और यही वाला पूछा था ये उस दिन जो तुमको मैंने बताया था। अब क्लियर हुआ जी? चार्ट के थ्रू क्लियर? जीरो के बाद निगेटिव साइन आया है या नहीं? जीरो, बिल्कुल जीरो के बाद निगेटिव साइन आया है ना। जीरो के बाद यहां पर जीरो हो गया, उसके बाद निगेटिव साइन आया है। निगेटिव साइन है ना, ये निगेटिव साइन है। ओके, क्योंकि भाई अगर आप सेटिस्फेक्शन लेवल पूरा हो गया उसके बाद आप कंज्यूम करेंगे तो एक बार एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम किया तो बैलेंस है, मतलब चल जाए। लेकिन उसके बाद भी अगर आप एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करते हैं तो निगेटिव होगा ना, क्योंकि सेटिस्फेक्शन से ज्यादा अगर आप यूज करते हैं तो निगेटिव इंपैक्ट डालेगा आपके ऊपर, तो वो निगेटिव होता है। क्लियर? चलिए, ये तो बात हो गई भाई इसकी जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। अब वो वहां पर एक लड़के को दिक्कत थी उसमें, क्या बोलते हैं उसमें, वो एलासिटी ऑफ डिमांड में। तो उसका एलासिटी ऑफ डिमांड में मैं तुमको बताता हूं एक बार। जैसे मान लो 50, ठीक है, प्राइस थी और 60 यूनिट की डिमांड थी, ठीक है। प्राइस जो है वो अब घट के 50 से 40 हो गई, तो डिमांड जो है वो 60 से घट के 50 हो गई, ठीक है। तो अब इसका एलासिटी ऑफ डिमांड निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? तो डेल्टा क्यू अपन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। अब यहां पर क्या है? तो डेल्टा क्यू क्या है? चेंज इन क्वांटिटी क्या है जी? क्वांटिटी में कितना चेंज है? 10 का 10। उसके बाद डेल्टा पी, प्राइस में कितना चेंज है? 10 का, इंटू पुराना प्राइस 50 और पुरानी क्वांटिटी 60। इसको कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर निकल जाएगा। तो और इनमें से अगर कोई भी लैक है तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दिया होगा, उसके साथ अपन कैलकुलेशन कर लेंगे, फाइनल निकल जाएगा। आई बात समझ में? अरे आई कि नहीं आई? ये है कि भाई जो गैप है वो गैप डाल देना है। डेल्टा क्यू मतलब चेंज इन प्राइस, तो 60 से 50 कितने प्राइस का चेंज है? 10 का। और प्राइस में कितने चेंज है? 10 का 50 से 40 हुआ। और पुराना प्राइस ये था और नया प्राइस ये है, तो पुराना प्राइस 50 और पुराना क्वांटिटी 60। क्लियर? कैलकुलेशन करके जो आएगा, एक से ज्यादा ग्रेटर देन, एक से कम लेस देन कौन? एक आएगा, या इन्फिनिटी जीरो आज। ठीक है, चलिए ये था। अब हम लोग बात कर रहे हैं सर कि कुछ इसमें डेफिसिट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। तो डेफिसिट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए, उनको आप एक बार नोट भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। तो जैसे बजट में एक डेफिसिट आता है, प्राइमरी डेफिसिट वर्ड है, प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट कैसे निकालते हैं जी? तो ये निकालते हैं फिजिकल डेफिसिट प्लस इंटरेस्ट पेमेंट, ठीक है। फिजिकल डेफिसिट में इंटरेस्ट पेमेंट जोड़ देंगे तो वो निकल जाएगा प्राइमरी डेफिसिट, ठीक है। चलिए, अब ये तो पहला हो गया। दूसरा क्या है जी? तो ये है फिजिकल डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट ये रेवेन्यू रिसिप्ट माइनस, सॉरी, रेवेन्यू डेफिसिट प्लस, सॉरी इसमें प्राइमरी डेफिसिट में माइनस होगा, ये फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, और फिजिकल डेफिसिट में रेवेन्यू डेफिसिट प्लस इंटरेस्ट पेमेंट, ठीक है। तीसरा है बजट डेफिसिट। बजट डेफिसिट, बजट डेफिसिट में टोटल बजट रिसिप्ट और माइनस टोटल बजट एक्सपेंडिचर, इसको बोलते हैं बजट डेफिसिट। चौथा होता है रेवेन्यू रिसिप्ट।
रेवेन्यू डेफिसिट, टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट माइनस टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये है कुछ डेफिसिट के, इनको आपको ध्यान रखना है। तो प्राइमरी डेफिसिट कह रहे, क्या कह रहे जी, फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। जो फिजिकल डेफिसिट है उसमें से माइनस इंटरेस्ट पेमेंट कर देंगे तो वो आ जाएगा प्राइमरी डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, तो फिजिकल डेफिसिट का होता है रेवेन्यू डेफिसिट प्लस इंटरेस्ट पेमेंट, ठीक है। उसके बाद बजट डेफिसिट क्या है जी, तो टोटल बजट रिसिप्ट, कुल बजट प्राप्तियों में से कुल बजट जो व्यय किया गया उसको माइनस कर देंगे, मतलब कुल प्राप्ति में से कुल माइनस करेंगे व्यय की, तो उसको आ जाएगा, वो आ जाएगा टोटल बजट एक्सपेंडिचर, बजट डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट बोलते हैं टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट माइनस टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जितना रेवेन्यू प्राप्त हुआ और जितना हमने खर्चा किया उसमें से माइनस करेंगे तो वो हमें टोटल रेवेन्यू डेफिसिट पता चल जाता है। क्लियर? तो ये अपने को 5 चीजें ध्यान में रखनी है। अब मैं आपको कुछ बुक्स के नाम बता रहा हूं जो अपने एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है, और वो बुक्स कई बार एग्जाम में आए हैं, ठीक है। 5-6 बुक्स हैं, 6-7 बुक्स जो एग्जाम में पूछे गए। तो आइए उन बुक्स का नाम एक बार देख लें। तो पहला बुक्स है इंपॉर्टेंट बुक्स। पहला वेल्थ ऑफ नेशंस, एडम स्मिथ ने लिखी थी वेल्थ ऑफ नेशन। दूसरी बुक का नाम है, वो है फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस, फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस, इसको लिखा है सैमुअल्सन ने। तीसरी बुक का नाम है, वो है दास कैपिटल, कार्ल मार्क्स। चौथी बुक का नाम है, वो है द प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, मार्शल के द्वारा लिखी गई। पांचवी बुक का नाम है द थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, द थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। इस बुक को लिखा है आपके जेम्स किन्स ने। जेम्स किन्स ने लिखा है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जिनको अपने को ध्यान रखना है। वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ ने लिखा था, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है एडम स्मिथ को। दूसरा फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस सैमुअल्सन ने लिखा था। दास कैपिटल सोशलिस्टों के लिए एक बहुत बड़ी बुक है, कार्ल मार्क्स ने लिखा था, ठीक है। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक मार्शल के द्वारा लिखी गई थी। द थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी जेम्स किन्स के द्वारा ये बुक लिखी गई थी, ठीक है। उसके अलावा आप देखेंगे एक और बुक है जिसको हाउ टू पे फॉर वॉर किन्स ने लिखा था। जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी तो बता ही दिया। द थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी जेम्स किन्स, ये भी 2 बुक उन्होंने लिखी थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जिनके बारे में अब एग्जाम में पूछे गए। इन बुक्स का नाम अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये कुछ रहे इंपॉर्टेंट चीजें जो मैंने आज आपको बताई। कहीं कोई कंफ्यूजन, कोई चीज समझ में नहीं आई हो? हाजी, सुधांशु, रजनीश, कोई चीज समझ में नहीं आई हो? क्लियर? कोई दिक्कत कहीं भी? ओके। तो ये रहे आपने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो इसकी सीरीज अपन ने 10-12 दिन देखी और उनकी एक्सप्लेनेशन। आई होप कि आपके लिए काफ़ी वैल्यूएबल होगा
और इससे रिलेटेड एग्जाम में अगर क्वेश्चन आते हैं तो आप 100% करने की स्थिति में होंगे। ठीक है, तो कोई इंपॉर्टेंट स्कीम्स हो तो बता दो सर। ओके, ठीक है। देखो, इंपॉर्टेंट स्कीम्स में मैं आपको उनका नाम बता देता हूं, आपको ध्यान में रखना है। जो पुराने स्कीम्स हैं वो स्कीम्स ही अभी मतलब चेंज कर करके चला रहे हैं। ठीक है, पुराने स्कीम्स को ही नाम में या उसका फंड रेज करके, क्योंकि स्टार्टिंग में जो गवर्नमेंट ने स्कीम्स स्टार्ट किए थे ना, उन्हीं स्कीम्स को कि में फंड बढ़ा रहे हैं, मतलब उस स्कीम्स को अपग्रेड कर रहे हैं। तो उन स्कीम्स में आपको ध्यान में कौन कौन से रखना है ये आप ध्यान में रखिएगा। एक तो स्टार्टअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया अभी भी चल रहा है, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत की बात चल रही है, तो स्टार्टअप इंडिया उसमें अपने को ध्यान रखना है। दूसरा, स्टैंड अप इंडिया, ये भी ध्यान रखना है। नमामि गंगे, ये भी ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उज्ज्वला योजना, ये भी ध्यान रखना है अपने को। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे सेतु भारतम योजना, ये भी अपने लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद स्मार्ट सिटी, स्मार्ट सिटी पर भी अभी गवर्नमेंट फोकस कर रही है, वो भी अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद प्रधानमंत्री कौशल योजना, प्राइम मिनिस्टर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये भी अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स है जो अपने को ध्यान में रखनी है। दूसरा, व्हाट्सएप पर जुड़े रहना, अगर कोई इंपॉर्टेंट स्कीम्स आती है जो अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो उसके पीडीएफ या उससे रिलेटेड अगर फैक्ट्स हैं तो मैं आपको साथ साथ भेज दूंगा, ये ध्यान रखना है। दूसरा, एफडीआई, एफडीआई की जो करंट अभी डेटाज है ये अपने को ध्यान में रखना है। कौन कौन सी कंट्रीज अपने देश में एफडीआई करती हैं, उनके नाम, उसके बाद किन किन सेक्टर्स में करती है। और तीसरा कि एफडीआई का जो क्या कहते हैं उसको, लिमिट है, किन किन क्षेत्रों में लिमिट है, क्योंकि पिछली बार शायद डिफेंस में या पावर में पूछा था। एक मिनट, थोड़ा पानी पी लो। डिफेंस में या पावर में पूछा है, तो ये अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके अलावा इस बार जो रैंकिंग जारी की है जितने भी अपने अभी आई है, जैसे मूडी ने, फिंच ने, एडीबी ने, जिन लोगों ने इंडिया में ग्रोथ रेट का क्या, जीडीपी ग्रोथ रेट का उन्होंने बताया। दूसरा, रैंकिंग कौन कौन सी जारी करने वाली संस्थाएं, ऑर्गेनाइजेशंस, उनका ध्यान रखना, वो एग्जाम में पूछा गया है। जैसे कुछ के एग्जांपल्स मैं बता देता हूं आपको, ये तुम लोगों को ध्यान में रखना है। अगर आप लिखना चाहो तो मैं बोल देता हूं, लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या मालूम है सारी रैंकिंग कौन कौन जारी करता है, जानते हो तुम लोग? हाँ जी, यस और नो बोलो। बहुत रिसेंट है, क्या बहुत रिसेंट है? सुधांशु क्या कह रहे हैं आप, क्या बहुत रिसेंट है? नोबेल प्राइज, बिल्कुल। प्राइज देखो, अब तुमको एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं, यहां पर ध्यान रखना। देखो, जो तुम पूछ कह रहे हो करंट अफेयर का पार्ट है सर। ठीक है, करंट अफेयर्स का, करंट अफेयर्स में 4 सेक्शन अपने को पढ़ने हैं। पहला नेशनल, ठीक है, दूसरा इंटरनेशनल, तीसरा स्पोर्ट्स, और चौथा मिसलेनियस। ठीक है, ये 4 चीजें अपने को पढ़नी है। पहला, नेशनल में क्या पढ़ना है जी? तो सबसे पहले नेशनल में हमें पढ़ना है कि पोस्ट एंड ट्रांसफर, उसके बाद फेमस पर्सनालिटी, उसके बाद डेज एंड डेट्स, ठीक है, उसके बाद अवार्ड, ठीक है, उसके बाद रिसर्च, ठीक है, और उसके बाद आप देखेंगे रिसर्च हो गए और अवार्ड हो गए, डेज एंड डेट्स हो गया, फेमस पर्सनालिटी हो गया, ट्रांसफर हो गया, और ठीक है, ये पॉइंट्स। यहाँ इंटरनेशनल लेवल पर मोस्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के हेडक्वार्टर और एस्टेब्लिशमेंट ईयर, ठीक है, यहाँ भी फेमस पर्सनालिटी, डेज एंड डेट्स, अवार्ड्स, रिसर्च, ठीक है। अच्छा, एक और यहाँ पर बुक्स, ठीक है, यहाँ पर स्पोर्ट्स में जितने भी गेम्स हैं वो, गेम्स के बाद ये प्लेयर का नाम, उसके बाद अवार्ड
यहाँ भी गेम से रिलेटेड अवार्ड दिए जाते हैं। उसके बाद अपकमिंग गेम्स, ठीक है, और टर्मोलॉजी। मिसलेनियस में कंट्री जहां पर कोई नया प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुआ हो, उस देश की करेंसी का नाम, और उसके बाद उसका कैपिटल, ठीक है, ये कैपिटल, और वहां पर कोई वोल्केनोज वगैरह हुए हैं तो उसके बारे में अपने को पता होना चाहिए, ठीक है। ये वो सारी चीजें हैं जो अपने लिए इंपॉर्टेंट है और अपने को पढ़नी है। अब ध्यान दो, नेशनल करंट अफेयर्स में हमें क्या करना है, पोस्ट एंड ट्रांसफर। कोई भी जितने भी बड़े जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं, जैसे इलेक्शन कमीशन है, यूपीएससी है, अटॉर्नी जनरल है, सीएजी है, ठीक है, जितने बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, नीति आयोग है, इनमें कौन कौन हेड है, ठीक है, प्रेसिडेंट का, चीफ जज का, सीजीआई सुप्रीम कोर्ट का, यहाँ पर कौन कौन है, इनके नाम आपको पता होने। और किसी का ट्रांसफर हुआ है तो कहाँ ट्रांसफर हुआ, नया कौन अपॉइंट हुआ है, तो जितने कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है उनके नाम में से एक क्वेश्चन जरूर पूछता है। इसके अलावा जो फाइनेंशियल हेड्स हैं उनके भी नाम आपको ध्यान रखने हैं, जो हाईलाइट हो रहे हैं, अभी चेंज हुए हैं और किसी रीजन से पेपर मैगजीन में मूव कर रहे हैं, पेपर में। उसके बाद फेमस पर्सनालिटी, कई सारे फोर्ब्स की लिस्ट में, या कोई भी फेमस पर्सनालिटी जो अभी रिसेंट में उसकी डेथ हुई है या कोई अवार्ड दिया गया है, कोई भी फेमस पर्सनालिटी जो किसी चीज वजह से अभी 1-2 महीनों में वो अभी मूव कर रहा है, चल रहा है, फेमस पर्सन, चाहे वो, तो मान लीजिए कोई फेमस पर्सनालिटी जिसकी डेथ हो गई तो उससे रिलेटेड पूछ लेगा कि उनको कौन से अवार्ड दिए गए थे, या वो कोई बुक पूछ लेगा उनसे रिलेटेड, या उनको उन्होंने उनकी फिल्म है तो फिल्म से पूछ लेगा कि उनका रिलेशन किस फील्ड से था वो। उसके बाद डेज एंड डेट्स, एक क्वेश्चन, अभी जितने रिसेंटली 6 महीने में डेज एंड डेट्स हैं जो अभी मनाए गए हैं, उसका थीम क्या है, कहाँ मनाया गया, उस डेज एंड डेट्स का मतलब क्या है, ये अपने को पता होना चाहिए। अवार्ड्स, अभी जितने नेशनल अवार्ड्स दिए जाते हैं, पुलित्जर अवार्ड है, कलिंग अवार्ड है, भारत रत्न है, पद्म भूषण है, ये जो इंडियन अवार्ड्स दिए जाते हैं, ये इंडियन अवार्ड्स किसको दिए गए और किस फील्ड में दिए गए, ये अपने को पता होना चाहिए। उसके बाद रिसर्च, कोई नया रिसर्च हुआ जो यूनिक है या टेस्ट किया गया, डिफेंस के कई सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं तो वो अपने लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बुक्स, कोई बुक है जो काफी पॉपुलर हुई है, बहुत ज्यादा बिकी है, या किसी की वजह से वो र्यूमर में रही है, तो बुक्स अपने को ध्यान में रखना है। दूसरा, इंटरनेशनल लेवल की बात करें तो इंटरनेशनल लेवल के जितने भी मोस्टली जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं उनका हेडक्वार्टर और एस्टेब्लिशमेंट ईयर, 2 याद रखना है। तीसरा, अगर आप याद रख सकते हैं तो उनका चीफ हेड, प्रेसिडेंट और चेयरमैन कौन है, वो भी एग्जाम में पूछता है, अगर चेंज हुआ हो तो उनका नाम याद रखना है। दूसरा, वहां भी अगर इंटरनेशनल लेवल पर कोई फेमस पर्सनालिटी है जो किसी वजह से रीजन से वो काफी र्यूमर में है, पॉपुलर है, तो उसका हमें नाम याद रखना है और उसका फील्ड। इंटरनेशनल लेवल पर भी डेज एंड डेट्स होते हैं, वो भी एग्जाम में पूछे, वो भी अपने को ध्यान में रखना है। अवार्ड्स, जैसे अभी नोबेल अवार्ड्स हुआ, उसके बाद आप देखेंगे रेमन मैग्सेसे अवार्ड हुआ, एबेल अवार्ड हुआ, तो ऐसे जितने भी बड़े अवार्ड्स हैं कौन से किस किस फील्ड में दिए गए, ठीक है, और किसको दिया गया है, किस चीज के लिए दिया गया है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। मतलब पीस के लिए दिया गया तो वो कहाँ के हैं, जिस बंदे को दिया गया वो किस कंट्री का है, कौन है, उसके बारे में ध्यान रखना है। मेडिसिन के लिए दिया है तो कौन सी मेडिसिन के लिए दिया गया है, ठीक है। केमिस्ट्री में, बायो के लिए दिया गया तो बायो में उसने कौन से रिसर्च किए, ये एग्जाम में पूछता है, ठीक है। वहां भी अगर कोई रिसर्च हुआ है तो वो रिसर्च इंपॉर्टेंट। इंटरनेशनल लेवल पर भी कोई बुक्स है तो अपने लिए इंपॉर्टेंट है जो किसी वजह से। उसके बाद स्पोर्ट्स में गेम, अब गेम तो बहुत सारे हैं, अगर कोई नया प्लेयर, इमर्जिंग प्लेयर जो जिसने कुछ नया किया है, या कोई पुराना प्लेयर था अब जाके उसने कुछ नया किया है, तो उस प्लेयर का नाम किससे, जैसे पूछता सुनीता कुमारी इज रिलेटेड टू विच फील्ड, तो सुनीता कुमारी एक नई लड़की थी जिसने आर्चरी में कई सारे अवार्ड जीते थे, उसका नाम पूछ लिया। तो जो इमर्जिंग प्लेयर है उनका नाम अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है, और उनसे रिलेटेड गेम्स का। उसके बाद गेम्स में भी कई सारे अवार्ड दिए जाते हैं, जैसे द्रोणाचार्य अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, ठीक है, तो वो अवार्ड किसको दिए गए और कब दिए गए, ये ध्यान में रखना है, और किस लिए दिया गया। उसके बाद अपकमिंग गेम्स, ये हमेशा एग्जाम में आता है, तो इसकी लिस्ट आती है, नेट पर निकाल के चिपका लो वॉल पे और उसको देखते रहो। अगला ओलंपिक कब होगा, अगला 2020 कब होगा, अगला वनडे कब होगा, अगला वर्ल्ड कप कब होगा, अगला ये विंटर ओलंपिक कब होगा, ठीक है, उसके कॉमनवेल्थ कब होगा, ये सब फिक्स है, किस देश में होगा और कब होगा ये भी फिक्स है, तो ये अपने को ध्यान रखना, ठीक है। और कई बार टर्मोलॉजी पूछ लेता है किसी स्पेशल गेम का जो काफी हाईलाइटेड है, तो टर्म्स का छोड़ दो, ये चीजें अपने लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। दूसरा, मिसलेनियस में मान लीजिए अब अमेरिका में चुनाव हो रहा है, तो अमेरिका में
ट्रंप के अगेंस्ट कौन बंदा है, वो किस पार्टी से, ये पूछ। तो कहीं किसी देश में नया फ्रेश इलेक्शन हुआ, कोई नया चुन के आया, तो कौन प्रेसिडेंट और पीएम कौन है और किस पार्टी से, ये भी अपने को ध्यान में रखना है। उस कंट्री का कैपिटल पूछा है, एग्जाम में पूछ लेता है, वो कैपिटल ध्यान में रखना है। वहां पर कौन सी करेंसी चलती है, ये अपने को ध्यान रखना है। या कहीं वोल्केनोज कहीं फट गया, या सुनामी आ गई, या कोई बहुत बड़ी ट्रेजेडी या कुछ हो गया, तो उस कंट्री के बंदों नाम, करेंसी का नाम, कैपिटल पूछ सकता है। या वहां किसी आइलैंड वगैरह या कोई इंपॉर्टेंट चीज है तो वो पूछ लेता है। तो वो मैगजीन और पेपर में आता है, वो आपको मिल जाएगा, वो आपको ध्यान में रखना है। क्लियर? तो अगर इसका करेक्शन आप तैयार करते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर तरीके से, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि 10 के नियर बाई क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर से, आप उनको पूरी तरह से करने की स्थिति में होंगे। इज दैट इट क्लियर और नॉट? बोलो सुधांशु, कंप्लीट समझ में आ गई बात? अब कोई कंफ्यूजन? अच्छा, एक और चीज, करंट के लिए कम से कम आपके पास 6 मंथ्स का डेटा होना चाहिए, 6 मंथ्स का एटलीस्ट, कम से कम। और अगर आपके पास टाइम है तो 1 ईयर का, क्योंकि आजकल पता नहीं कंपटीशन का लेवल बढ़ रहा है, तो कई बार बहुत पुराना भी पूछ लेते हैं। तो कम से कम 6 मंथ्स का डेटा तो आपके पास होना ही चाहिए किसी भी कंडीशन में, ठीक है? 6 मंथ्स का, क्योंकि ऑनलाइन पेपर होता है तो वो रिसेंट भी होता है। ऐसा नहीं कि पेपर ऑफलाइन में सेट करके और पेपर आ गया, तो ऑफलाइन में नहीं, ऑनलाइन में होता है, तो पेपर 1 घंटे में अपलोड हो जाता है। इसलिए आपको 2, 4, 5 दिन पहले तक का पता होना चाहिए। तो एक मैगजीन लो ऑथेंटिक, और उसको आप डेली पढ़े। एक पेज आपको 2-3 पेज पढ़ने होते हैं 1 महीने में, आराम से पढ़ सकते हो रेस्ट ऑफ टाइम में, ठीक है? तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। उसके अलावा कोई दिक्कत होती है, कोई कॉन्सेप्ट या कोई चीज समझ में नहीं आती है, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा नंबर आपके पास है, ठीक है ना सबके पास? तो उस नंबर पे व्हाट्सअप कर देना, स्नैपशॉट लेके या फोटो खींच के कि सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा, आंसर क्या होगा, इसको थोड़ा बता दीजिए। आई एम ऑलवेज विथ यू 24/7। अगर मैं देखूंगा तो जरूर उसका आंसर दूंगा, ठीक है? तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कोई रिकमेंडेशन, क्या रिकमेंडेशन, मैगजीन की बात कर रहे हैं क्या आप? सुधांशु, मैगजीन के लिए पूछ रहे हो आप? मैगजीन आप कहां से हैं, कौन से सिटी से, नाम बताइए। दिल्ली? अरे दिल्ली में तो बहुत सारे ऑप्शन है सुधांशु। मार्केट में पीडी ले लो, पीडी प्रतियोगिता दर्पण ले सकते हैं। और दिल्ली में कौन कौन सी मैगजीन चलती है यार, मेरे को पता नहीं है वहाँ का एग्जैक्टली कि कौन कौन सी मैगजीन है। पीडी तो मेरे ध्यान में है। एक कोई भी मैगजीन देख लेना और एक बार फोटो खींच के मेरे को भेजना कि सर इसका कंटेंट कैसा है, एक बार देखना आप, तो मैं हैंड टू हैंड बता दूंगा। जैसे मार्केट में भी जाते हो, एक बार तुमको जो अच्छा लगता है वो देख के मेरे को एक बार फोटो खींच के तुरंत भेजना कि सर एक बार देख लो, तो मैं बता दूंगा। ईयरली वाली नहीं, ईयरली में बहुत ज्यादा कलेक्शन है, हो सकता है कि अपन, लेकिन अगर ईयरली नहीं मंथली, अब तो शायद एग्जाम में टाइम नहीं, अब तो ईयरली ही खरीद लेना और उसको एक बार गो थ्रू कर लेना, ठीक है? ईयरली खरीद लेना, उसको गो थ्रू कर लेना, ठीक है? और अगर कोई तुमको नहीं समझ में आती है तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही। और ये अपने इकोनॉमी की जो सीरीज चल रही थी कोर्स टेस्ट पेपर की, वो आज समाप्त हुई। आगे कोई और अभी एनालिसिस चलेगा किसी और सब्जेक्ट का। तो मेरे लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। आप सभी के लिए मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं, बेस्ट विशेस फॉर यू फॉर योर कमिंग एग्जाम्स, ठीक है? तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, ओके। सुधांशु, इसकी नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाएगी, बता देंगे, अपडेट कर देंगे कि कौन सा सब्जेक्ट चलेगा, ठीक है? वो अभी आपको कल मिल जाएगी या परसों, तो आप बता देंगे, आप अपडेट रहिएगा, नोटिफिकेशन पे आपको बता देंगे कौन सा सब्जेक्ट चलेगा, ठीक है? ओके।